ना यहाँ पर अपन समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखते हैं इसमें क्या, मान लो ये कोन है, यहां पर जो ये 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, कैसा एंगल बन रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है ना बेटा कोन, ऐसा तो नहीं कि 2 लाइन के बीच में एंगल हो गया तो ये अपन ने थीटा बोल दिया। ये एक 2 लाइन नहीं है यहाँ पर, दिस इज अ 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस। ये एक 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस है। कोन मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस। 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्या है ये, सॉलिड एंगल। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम भी ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सिंबल का नाम भी क्या है, ओमेगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को। किसे डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, इसको ओमेगा बोलते हैं। अ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या नाम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी एक ऐसी रैंडम सरफेस ले ली मैंने, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, उसके सारे सरफेसेस से मैंने क्या बना दी, स्ट्रेट लाइंस बना दी। सारी सरफेसेस से क्या बना रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं। ध्यान से मैंने कोशिश करिए, क्या बना रहा हूं बेटा मैं, स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं। सारे पॉइंट्स पकड़ लिए मैंने, और सारे पॉइंट्स से क्या बना रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूं। ध्यान से समझ कोशिश करो, सॉलिड एंगल क्या चीज है। मेरे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी रैंडम सरफेस है। कौन सी सरफेस है, रैंडम सरफेस। मैंने कोई भी एक रैंडम सरफेस ले ली, मैंने कोई भी एक रैंडम सरफेस ले ली। रैंडम सरफेस से मैंने यहाँ पे क्या करी, एक P पॉइंट पे वहां से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी। यहां पर मैंने देखा, इसको मैंने एक सेंटर मान लिया, और इस सेंटर मानने के बाद मैंने क्या बना दिया, एक स्फीयर बनाया। क्या बनाया यहाँ पर, एक स्फीयर बनाया। ये सॉलिड है, थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस है ये। ठीक है, इसको सेंटर लेके मैंने एक छोटा सा स्फीयर ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे जो इसको सेंटर लिया तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, R1, और इसका जो सरफेस एरिया था वो कितना आ गया, स्फीयर का, वो आ गया A1। मैंने इसी को सेंटर लेके एक स्फीयर माना, R2 रेडियस का स्फीयर बनाया मैंने। यहाँ पर क्या बनाया, एक R2 रेडियस का एक स्फीयर का एक सरफेस है ये। ठीक है, स्फीयर, ये पूरा स्फीयर नहीं बना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्फीयर का एक सरफेस है यहाँ पर, जिसकी रेडियस कितनी है, R2। स्फीयर का कुछ एक पार्ट है ये, इट इज बोले तो सर्कल का एक आर्क कैसा होता है, वैसा ये स्फीयर का एक पोर्शन है। दिस इज अ काइंड ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, अ पार्ट ऑफ स्फीयर है ये। ठीक है, ये R2 रेडियस है, इसका सरफेस एरिया कितना है, A2। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेशियो है A1, ये जो सरफेस यहाँ पर ऑब्टेन करी गई है, इस ऑब्टेन्ड सरफेस का जो एरिया है वो A1 है। डिवाइड किया अपन ने स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस के स्क्वायर से क्या किया मैंने, डिवाइड किया। और फिर मैंने ये A2 को लिया और A2 पे डिवाइड किया इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम आया। We have observed that the ratio of the area to the square of their radius is equal, और इसी इक्वल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसी इक्वल क्वांटिटी को बोलते हैं सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय ओमेगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ गया? क्या ये जो एरिया है और स्क्वायर ऑफ रेडियस है, ये जो एरिया है और स्क्वायर ऑफ रेडियस है, इसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे देखो सर, ऐसा हो गया कि सरफेस मेरी ऐसी है और मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये जो सरफेसेस है, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करो। एक सरफेस मेरी ऐसी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सरफेस एक्चुअली ऐसी है नहीं। सरफेस कैसी है, एक्चुअली ऐसी है, टिल्टेड है। कैसी सरफेस है, टिल्टेड सरफेस है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, ये सरफेस इसके नॉर्मल है क्या, ये इंक्लाइंड थोड़ा सा, तो मेरे को इसके क्या लेना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा। क्या हो गया, एंगल थीटा। तो मुझे एक्चुअली जो सरफेस होना चाहिए वो इन लाइंस के क्या होना चाहिए, इस लाइन के नॉर्मल होना चाहिए, तो ये वाली सरफेस होना चाहिए। तो यहां पर जो सॉलिड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा
मान लो यहाँ इसका जो एरिया है वो कितना है, डी ए, दैट इज कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, सॉलिड एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन दिस टू नॉर्मल्स, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 4 पाई मिलेगा। सर ये क्या चीज़ है, समझते हैं इसको, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है समझते हैं। 4 पाई स्टेरेडियन, सर ये क्या है, स्टेरेडियन क्या है, रेडियन, सर स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है। एक्चुअली ये भी क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया भी क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली सॉलिड एंगल है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। जैसे एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, वैसे सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। जैसे एंगल अपन बोलते थे एंगल इज डायमेंशनलेस, क्यू आर अपॉन रेडियस, डायमेंशनलेस, लेकिन उसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन। वैसे ही सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। सर ये कैसे आया 4 पाई स्टेरेडियन, तो अपन समझते हैं उसको क्या। पहले आप इसको लिखो, देन फिर मैं बाद में बताता हूं आपको। ना अपन देखते हैं यहाँ पर, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान लो कोई भी सरफेस है, तो मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर में यहाँ पर एक मैंने क्या कर दिया, एक 3D सरफेस कट कर ली। तो वो 3D सरफेस यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रही है सेंटर पे, ये सॉलिड एंगल बना रही है यहाँ पर, ये सरफेस जो है आपको दिख रहा 3 डायमेंशनल है, एंगल है यहाँ पर 3 डायमेंशनल सरफेस है। यहाँ पर ये स्फीयर था, उससे मैंने क्या कर दिया, एक सरफेस कट करी, ठीक है। तो क्या बोला, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये रेडियस है स्फीयर की, इसका जो एरिया है, कितना एरिया है, ए अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों अगर बराबर आ जाते तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो आपको समझ में आ रहा है क्या। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। अभी जो बता रहा था मैं आपको, सॉलिड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो फिर अगर मैं यहाँ पे समझता हूँ, ये डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया था लेकिन वहाँ ठीक से बन नहीं पाया, तो मैंने फिर से इसको बना के आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले मेरी सरफेस ऐसी थी, कैसी थी, ऐसी। तो ये जो एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो इसके क्या आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसकी एक एक्सिस और बनाई, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब यहाँ पे जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। अरे बोलो यार मेरी बात सुनो, और इन दोनों में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब मैंने क्या किया, या तो मैं इस सरफेस को यहाँ पे ले लूं, या फिर मैं इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं। तो परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, और मुझे क्या लेना है, मुझे एरिया का वो कंपोनेंट लेना जो कि एक्सिस के अलोंग आएगा, वो कितना होगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो एरिया ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं, अलोंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, या फिर एरिया अलोंग टू द एक्सिस। तो इट इज डी ए कॉस थीटा। कैसे सरफेस थी, पहले सरफेस ऐसी थी, या तो ये ए है, ये डी ए है, तो ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, या तो मैं ऐसे समझ लूं, या फिर मेरे पास इधर साइड जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो इधर आ रहा है। एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उस एरिया वेक्टर को क्या करूं मैं, डी ए इधर साइड आ रहा है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, आप करके देख लेना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये डी ए है, तो ये कितना होगा, डी ए कॉस थीटा। ये डी ए कॉस थीटा एक्सिस के अलग आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो एरिया है वो डी ए कॉस थीटा लेना है। सिंस द टोटल सॉलिड एंगल दैट एनी क्लोज सरफेस, क्या बोला है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, द टोटल सॉलिड एंगल दैट एनी क्लोज सरफेस कैन सबटेंडेड इज 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका अगर मैं क्लोज इंटीग्रल करूं और पूरा एंटायर सरफेस के लिए निकालूं, तो इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 4 पाई स्टेरेडियन होती है। आपको ध्यान रखना है, सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन, आपको सिर्फ इसको लिखना है ना, ठीक है। ना यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज
तो यहाँ पर अपन मानते हैं एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसको एक सरफेस से क्या करा, एंक्लोज। एक सरफेस के अंदर एक चार्ज क्या है, एंक्लोज्ड है। कैसा, एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, ये आर्बिट्रेरी सरफेस है, इससे एक चार्ज क्या है, एंक्लोज्ड है। तो इस सरफेस के थ्रू क्या फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी हर जगह से। तो मैंने मान लिया यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां पर मैंने एक एरिया कंसिडर कर लिया, मैंने 3 डायमेंशनल एरिया ले लिया यहां पर। तो इस एरिया का जो नॉर्मल है वो इधर है, दैट इज एरिया वेक्टर। ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन दोनों में एंगल मैंने मान लिया कितना, थीटा। क्या एंगल मान लिया इन दोनों में मैंने, थीटा। तो इस छोटे से डीए एरिया में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई। कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इज इट क्लियर क्या? यानी कि डी फाई कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा क्या? अरे बोलो यार। तो डी फाई इज इक्वल टू ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, क्यू, डिस्टेंस कितनी है, आर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए कॉस थीटा। डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कांस्टेंट है, अपॉन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, तो मुझे क्या निकलेगा, टोटल फ्लक्स। क्या निकलेगा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी पढ़ा था अपन ने सॉलिड एंगल, ये क्या होता है, 4 पाई। क्या होता है ये, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक चार्ज से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगी, इमर्ज होगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पर अगर अपन बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो जो इसके अंदर फील्ड लाइंस आती है उसकी वजह से फ्लक्स होता वो कितना होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला मैं, समझना मेरी बात। यहां पर क्या रखा हुआ है, क्यू कूलम। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, निकल रही है बाहर, निकल रही है बाहर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वहीं पर अगर यहाँ पर आर्बिट्रेरी सरफेस में माइनस क्यू चार्ज होता तो उसका फ्लक्स जो होता वो होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होने के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होने के कारण। आपको समझ में आ रहा है क्या, यानी कि फ्लक्स क्या चीज है, आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इतना समझ में आ गया कि एक पॉइंट चार्ज किसी भी सरफेस से अगर एंक्लोज्ड हो तो उस सरफेस से उस चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो फील्ड लाइंस निकलने के कारण जो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि ये बात समझ में आ गई। ये सरफेस कुछ भी हो सकती है, ये सरफेस इट कैन बी एनी रैंडम सरफेस। ये कौन सी सरफेस हो सकती है, किसी भी रैंडम सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, रैंडम सरफेस है। समझ में आ रही बात क्या, कोई भी सरफेस हो सकती है ये। तो आपको सिर्फ इतना समझ में आ गया कि चार्ज क्यू के कारण सरफेस कोई भी हो उसके अंदर अगर चार्ज रखा गया है, किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज रखा गया है तो फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और साइज ऑफ द सरफेस। लिख दो यहां पर, दिस फ्लक्स is independent of the shape and size of the enclosed surface। सरफेस कुछ भी हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे कोई सरफेस हो, द फ्लक्स थ्रू अ चार्ज क्यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी तो जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के कारण। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होने के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज ऑफ द ये जो एंक्लोज सरफेस है, ये कुछ भी हो सकती है, रैंडम सरफेस। इट इज क्लियर क्या, नोट इट डाउन।
नाउ जैसा कि अपन अभी डेरिवेशन देखा, उस डेरिवेशन के बिहाफ पे अपन गॉस लॉ फिर से पढ़ रहे हैं। क्या गॉस लॉ है ये? दिस लॉ गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और लिविंग द क्लोज सरफेस एंड द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्या बोल रहा है वो? अभी अपन ने पढ़ा था कि जो फ्लक्स है थोड़ी देर पहले वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था? एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज था। Q क्या था? Q क्या था? क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज था। Q क्या था? क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज था। तो उन्होंने बोला है गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वही चीज बोली है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। मतलब क्या समझ में आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को अपन क्या लिखते थे? क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यही आपका क्या हो गया? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज। मान लो एक से ज्यादा चार्ज है तो टोटल चार्ज को आपको जोड़ना है विद साइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जो बताता क्लोज इंटीग्रल क्या बताता है? इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस है, एस के बिहाफ पे है, विच एनक्लोजेस टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज। मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे को एग्जांपल है मेरा कि ये इतने चार्जेस मेरे को दिए, तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर, फ्लक्स निकलेगा क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अंदर कौन कौन से चार्ज है मेरे को वो लेना, बाहर के चार्ज से मेरे को कोई मतलब नहीं है। सरफेस से, सरफेस के अंदर चार्ज कितने हैं? Q1 प्लस Q4 माइनस Q3 माइनस Q8 इज अवर आंसर। विद साइन आपको चार्जेस को ऐड करना है। क्या करना है? Q1 प्लस Q4 माइनस Q3 माइनस Q8 दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो चार्ज एनक्लोज जो है वो लिखना, उसके बाहर के चार्ज से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो टोटल फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q4 माइनस Q3 माइनस Q8। इज इट क्लियर? क्या? नोट इट डाउन। नाउ यहाँ पर अपन देखते हैं अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन y इक्वल्स टू है। ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है? a है। ये इनफाइनाइट प्लेन है, मैंने थोड़ा सा प्लेन बना के रखा है, ये पूरा इनलार्ज्ड है इधर से इनफाइनाइट प्लेन है ये। तो मुझे यहाँ पर इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इसके थ्रू फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या अपन समझेंगे सब चीज़ों को। फ्लक्स मतलब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पर चार्ज Q पड़ा है, यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इससे कितनी पास होगी। एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत जगह होती है, सब जगह होती है, आपको पता ही है, स्फेरिकल रीजन में होती है, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होगी उसके लिए क्या होगा? फ्लक्स होगा। उसके लिए क्या निकलेगा बेटा? फ्लक्स निकलेगा। तो अपन ध्यान समझते हैं इसको। मान लो कोई फील्ड लाइन ऐसे पास हो गई, कैसे पास हो गई? ऐसे पास हो गई। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक रिंग कंसिडर करी। क्या रिंग कंसिडर करी? एक रिंग जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी रेडियस कितनी है r, थिकनेस कितनी है dr। ठीक है, ये ऐसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कोई भी एक कंसिडर कर ली, और ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर। ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा? थीटा। सर ये रिंग क्यों कंसीडर करी? बेटा बहुत आसान है, अपन ने एक डिस्क वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी अपन ने रिंग कंसीडर करी थी, और यहाँ भी अपन एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या? तो यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक्सिस पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी निकलेगी। ठीक है, तो अभी एक रिंग मानिए और रिंग के थ्रू अपन फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी जा रही है। ठीक है, आप समझेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा, ये आर है, ये ए है, ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप लिखें इसको, ठीक है ना, है ना। तो ये आपका हो गया, ये जो थिकनेस है वो कितनी हो गई? dr हो गई। इज इट क्लियर? क्या? नाउ मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या था? समझ में आ रहा आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा? छोटे से रिंग के लिए d5 फ्लक्स होगा। d5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या? dA की वैल्यू निकालेंगे, इस रिंग को कट करके, इस रिंग को, इसका एरिया निकालेंगे, तो इस रिंग को कट करके क्या बना लूंगा मैं? कट करके स्ट्रेच करूंगा तो क्या बनेगा? ये कट करूंगा तो ये क्या बनेगा?
एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर और ये कितनी है डी आर, तो इट इज़ 2 पाई आर डी आर। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे बोलो यार। इट इज़ ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हट के कॉस थीटा आ जाएगा। तो जो डी फाई है वो हो जाएगा डी ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर डी आर, और ई की वैल्यू भी पुट करेंगे अपन। ए की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी ए इज 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस क्या हो गया आपका ए अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कितनी, ए अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझने की कोशिश करिएगा आप ठीक से। 2 पाई से 4 पाई कटेगा, क्या बचेगा 2। तो जो डी फाई हो गया मेरे पास कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए भी कांस्टेंट है, यहाँ लिख रहा हूँ ठीक से, ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। समझ में आ रहा है क्या बेटा? 0 से इनफाइनाइट, ये आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से इनफाइनाइट क्यों लिया, यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, ये प्लेन चल रहा है, दिस प्लेन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो लिमिट जो होगी फाइनल लिमिट वो क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ 5 क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने क्या करा, इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 आर डी आर प्लस ए कॉन्स्टेंट है 0 इज इक्वल टू 2t dt। तो योर आर डी आर विल कम आउट टू बी टी डी टी। इज इट क्लियर? क्या तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन हुआ वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर को लिख दिया अपन ने टी डी टी अपॉन, यहाँ पर अपन ने पुट कर लिया आर स्क्वायर की पावर टी स्क्वायर से टूवर्ड गया टी क्यूब, बचा क्या बचा टी क्यूब। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी, यहाँ पर आर की जगह पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा टी इक्वल्स टू ए, और इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो मुझे इन्फाइनाइट ही मिलेगा। इन्फाइनाइट कुछ जोड़ेंगे तो इन्फाइनाइट रूट ओवर इन्फाइनाइट भी इन्फाइनाइट होगा। तो इट इज़ ए अपॉन इन्फाइनाइट। तो 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन ए टू इन्फाइनाइट। माइनस बाहर निकाल लेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन टी 0 से ए से इन्फाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन इन्फाइनाइट माइनस ऑफ 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट तो क्या होता है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए से ए कट जाएगा। तो योर फ्लक्स विल बी क्यू ए से ए कट जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना है फ्लक्स, इट इज़ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या किया, जब भी ऐसा दे डिस्क दे या प्लेन शीट दे, हमेशा हमने को यहाँ पर रिंग मानना है, उस रिंग के लिए अपने को फ्लक्स निकालना है डी फाई। इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर जाके आपको लिमिट पुट करना है, 0 से आर लिमिट पुट होती है अगर वो डिस्क होता तो, लेकिन इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो इन्फाइनाइट लिमिट पुट करना पड़ी। कहाँ एंड हो रहा है, इन्फाइनाइट पे एंड हो रहा है, तो इन्फाइनाइट लिमिट पुट करना पड़ी। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the axis of the disk of radius r at a distance b from the plane of disk. Show that if 1/4 of the electric flux passes from the charge passes through the disk, then ठीक है, समझते हैं अपन ने ये पढ़ा था कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सबसे पास होगी। अपन ने डेरिवेशन उसका मतलब एक क्वेश्चन भी किया था, उसको ऐसे फॉर्मूला याद भी करना है अपने को। ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज पासिंग थ्रू अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। तो क्या फॉर्मूला देखा था अपन ने, क्यू मतलब क्या डेरिवेशन देखा था अपन ने, 1 - L अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, ये देखा था अपन ने। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो वही फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू डिस्क इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बी अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? नाउ अब क्या बोला है, शो दैट 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्रॉम द चार्ज पासेस थ्रू द डिस्क। इस चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब तरफ होगी, तो एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसके कारण जो फ्लक्स होता है चार्ज का, तो चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो होता है क्या, अभी देखा था अपन ने, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ी देर पहले देखा था फ्लक्स। तो इसका 1/4 ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स टोटल है। टोटल मतलब इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स होगा, इस चार्ज के कारण फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज उसका 1/4 कहाँ से पास हो रहा है, लिख दो पहले। टोटल फ्लक्स का 1/4 डिस्क से पास हो रहा है। तो कितना है डिस्क का, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बी अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टोटल फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपन पढ़ चुके हैं गॉस लॉ के थ्रू। एक चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। तो ये चार्ज है, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज का 1/4 डिस्क से पास हो रहा है, तो 1/4 टोटल चार्ज बराबर डिस्क। तो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट गया, व्हाट इट इज 1/2 1 माइनस बी अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। तो 1 माइनस बी अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, 2 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 बराबर बी अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज 1/2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा अपन, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो इट इज़ 1/4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू √3b। यही प्रूफ करना था, वो प्रूव हो चुका है। समझ में आया है क्या? एक चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q टोटल फ्लक्स टोटल, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इस टोटल फ्लक्स का 1/4 डिस्क से पास हो रहा है। और डिस्क से कितना पास होता है अपन ने डेरिवेशन पढ़ा था, अपन ने ये क्वेश्चन किया था एक प्रकार से, उसको क्वेश्चन कम कंसेप्ट याद करना आप उसको, ठीक है, नोट इट डाउन।